बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 फॉर बीकॉम क्लासेस एंड एसोसिएट डिग्री। तो आज हमने इसमें एक तो टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट और सेकंड हमने इसमें ग्रॉसिंग अप पढ़नी है कि ग्रॉसिंग अप कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हेडिंग आ जाएगी, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं। सेकेंडली इसमें एक ही सोर्स है तो हमारी जो टोटल इनकम बनेगी वो भी इसी सोर्स के साथ ही बनेगी। और सैलरीड पर्सन वो होता है जिसकी 75% से ज़्यादा इनकम जो है वो सैलरी से आ रही हो। तो बेसिक सैलरी, बोनस और जो कमीशन है या किसी भी सिलसिले में जो एक्टिविटी बेस उसको मिलेगा खिदमात के सिलसिले में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में, वो सैलरी का पार्ट होगा और वो सेक्शन 12 में डील होता है। तो उस सूरत में ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक बेनिफिट जो होते हैं परक्विजिट्स वो 2 टाइप्स के हैं, फैसिलिटीज़ भी होती हैं और सम टाइम अलाउंसेस की फॉर्म में भी दिया जाता है। तो अलाउंसेस एज अ जनरल प्रिंसिपल आप याद रखें कि वो तमाम के तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। सिर्फ 2 अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि जनरल हालात में 2 एक्सेप्शंस हैं। एक मेडिकल अलाउंस की जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, और एक जो है वो आपका TADA है या उसको स्पेशल अलाउंस कहते हैं, जो आपने स्पेशल पर्पज़ और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ट्रैवल करना है। तो अगर वो आपको रीएम्बर्स होता है एक्सपेंस या वट एवर जैसे भी है, वो एग्जेम्पशन हो जाएगी उसकी। उसके अलावा कोई अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा। या आपको रिलोकेशन अलाउंस एक पहले होता था, वो अगर है तो वो भी आपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में किया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। और फैसिलिटीज़ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं है, टोटली टैक्सेबल है। उसमें अकोमोडेशन है, उसमें एक जो है वो यूटिलिटीज़ हैं और कन्वेंस है। फिर उनकी वैल्यूएशन करने के लिए फिर हम वो देखेंगे कि किस किस तरह से होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है वो 9,50,000 इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो दिया गया कि जी ये आपका जो है वो टोटल इसकी बेसिक सैलरी है। ठीक है जी, हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। अच्छा, बोनस जो है वो वैसे तो टैक्सेबल था, लेकिन इसमें क्योंकि नोट दे दिया गया था इस क्वेश्चन में कि ये टैक्सेबल नहीं है और इसको अभी रिसीव नहीं किया, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। वैसे तो बोनस और कमीशन और ऑल टाइप्स ऑफ जो बेसिक सैलरी और सैलरी के पार्ट में आते हैं वो टैक्सेबल ही होते हैं जो एम्प्लॉयर दे रहा होता है। इसके बाद फिर मेडिकल अलाउंस है। तो मेडिकल अलाउंस के साथ जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो अब इसमें आपको 98,000 का मेडिकल अलाउंस दिया गया, जबकि 95,000 इसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी बनता है 9,50,000 रुपये का। ठीक है जी। तो उसको आपने फिर इसके एग्जेम्पशन देकर बाकी जो है वो टैक्सेबल किया जो 3,000 है। मेडिकल रीएम्बर्समेंट जो है ये आपकी वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन या मेडिकल फैसिलिटी जैसे कह लें, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं था, ये बंदा अनरजिस्टर्ड था, इसलिए इसको दोबारा से टैक्सेबल कर दिया गया और अलाउंस अपनी एग्जेम्पशन पे कायम है। और अगर ये मेडिकल अलाउंस और फैसिलिटी किसी क्वेश्चन में दोनों दिए गए हों तो उस सूरत में फिर पहले जो बात है कि मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर वो रजिस्टर्ड और थ्रू प्रॉपर चैनल आपने की है। कमीशन वैसे ही आपका टैक्सेबल है, वो पार्ट ऑफ सैलरी होता है। ऑफिशियल ड्यूटीज़ में कोई ऐसा ख़र्चा जो आपको रीएम्बर्स हुआ हो या कोई ऐसा बिल रीएम्बर्स हुआ हो तो वो एग्जाम्प्ट होता है, बेशक वो अब इंटरनेट का हो या रिफ़्रेशमेंट का हो या कोई और बिल हो। लेकिन क्योंकि ये आपको जो इंटरनेट का बताया गया ये प्राइवेट यूज़ वाला है तो वो टोटली टैक्सेबल हो गया और दूसरा एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद फिर लीव इनकैशमेंट है कि किसी भी सिलसिले में आपको पे और पार्ट ऑफ पे बनाया गया किसी भी लीव इनकैशमेंट को, जो छुट्टियां थी वो नहीं की एम्प्लॉई ने और उसके बदले में उसको कोई पे मिल रही है तो वो एज अ पार्ट ऑफ सैलरी समझा जाएगा और बेसिक सैलरी के कॉन्सेप्ट पर वो भी टैक्सेबल होगा। फिर इसी तरह से 3 जो
अलाउंसेस हैं और फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ की हो गई, अकामोडेशन हो गई और कन्वेंस हो गई। तो इनको देखते हैं। यूटिलिटीज़ का देखें, उसमें मैंने आपको बताया कि टोटली टैक्सेबल होगी, वो रीइंबर्समेंट हो या यूटिलिटी गिवन हो। इसी तरह से जो अकामोडेशन होती है वो भी टैक्सेबल होगी, उसको आगे चलकर देखते हैं। कंसेशनल लोन में ये 1 मिलियन की आपने शर्त देखनी है कि अगर 1 मिलियन से ऊपर है तो फिर आपने टैक्सीबिलिटी की तरफ जाना है। 1 मिलियन से नीचे तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। तो इसमें यह है कि ये क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर है अमाउंट ऑफ टैक्स और उधर से 10% से कम हो या 0% पे हो तो फिर आपने इसको टैक्सेबल करना है। तो इस सूरत में क्योंकि बेंचमार्क रेट हमारा 10% है और 8% पे ये लोन दिया गया और है भी 1 मिलियन से ज़्यादा, तो इस सूरत में जो एक्स्ट्रा 2% होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये 0% पे दिया जाता और 1 मिलियन से ज़्यादा होता तो फिर हम टोटली 10% ऑफ लोन जो है वो टैक्सेबल कर देते। अब हमने इसको 2% ऑफ लोन जो है वो टैक्सेबल करना है, बाकी एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि वो पे कर रहा है ऑलरेडी। इसी तरह से अगर कोई बिल आपको रीइंबर्स होता है और वो प्राइवेट या अप्लायर ट्रिप पे था तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। फिर कन्वेंस प्रोवाइड की गई है जो पर्सनल यूज़ के लिए थी और उसमें कास्ट या फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि अगर तो गाड़ी कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने अपनी सेल्फ बाइंग पे है और वो कास्ट पे की गई है तो फिर तो एक्चुअल कास्ट कहा जाएगा, और अगर वो लीज पे ली गई है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि वो कितनी की है और उसके मुताबिक फिर पर्सनल यूज़ की सूरत में 10% ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा या उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू पर लिया जाएगा। और अगर वो बोथ पर्पज़ के लिए है तो 5% है और अगर ऑफिशियल यूज़ है तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं करना आपने। उसके बाद फिर आ गया अकामोडेशन अगर प्रोवाइड की गई है और उस सूरत में अगर तो वो फैसिलिटी की फॉर्म में है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा और अगर अलाउंस है तो वो जितना अलाउंस है वो टोटली अलाउंस टैक्सेबल है। लेकिन इस सूरत में क्योंकि दोनों दिए गए हैं फैसिलिटी और अलाउंस तो फिर हायर जो होगा वो टैक्सेबल होगा। तो इसमें आप देखें कि एक 28,000 रुपये महीना उसको अकामोडेशन दी गई है अरेंज करके और दूसरा उसको ऑप्शन दिया गया कि भाई आपका या आप अकामोडेशन ले लें। तो 45% ऑफ 9,50,000 का 4,27,500 जो है वो टैक्सेबल होगा, जो कि ओवरऑल आपने लेके जाना है। इसी तरह से जो कूपन लंच है ये टैक्सेबल होगा और ये बन जाएगी टोटल इनकम। वैसे तो टोटल इनकम जो है वो हमारे सेक्शन 11 में हमने पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट किया था कि टोटल जो सम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन सारों का जो कलेक्टिव या कलेक्शन आती है या सम आता है वो होता है टोटल इनकम। लेकिन क्योंकि इस केस में क्योंकि बाकी इनकम है ही नहीं तो हम इसको टोटली इनको इग्नोर करते हो बाकियों को, ये टोटल इनकम में यही वाला हमारा आएगा और ये 19,59,500 की अमाउंट आ रही है। अब हमने इसके ऊपर जो डिडक्शंस हैं वो लेनी है टोटल इनकम के ऊपर, जो कि ज़कात है। सेक्शन 60 हमें ये सारा अलाउ करता है, 60A, 60B, 60C। तो उसमें एक ज़कात है जो कि इसमें गिवन थी लेकिन वो भी इस केस में अलाउ नहीं हो रही स्पेसिफिक केस में, क्योंकि वो एज़ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक नहीं दी गई। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि आपने बैतुल माल को और अप्रूव इंस्टीट्यूशन को नहीं देनी, आपने पर्सनली अगर पे की है तो वो ज़कात है उशर आर्डीनेंस के मुताबिक हो तो फिर आपको अलाउ होगी। तो इसने क्योंकि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दे दी है ज़कात तो सेक्शन 60 जो है वो इसमें हमें अलाउ नहीं करता, इसको एग्जाम्प्ट या इसको हम छोड़ देंगे। तो बाकी जो है वो आ जाएगा वही सेम, क्योंकि कोई चीज़ माइनस ही नहीं हुई तो 19,59,500 आ जाएगा। अब आगे बात कि जब हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे, एक पार्ट तो यहाँ तक था, दूसरा पार्ट है जी कि अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी लेनी है और वो देखने के किस तरह से होगा। तो इस अमाउंट को हमने स्लैब लगाई और स्लैब लगाई तो ये चौथी स्लैब में आई। तो इस तरह से ये कुछ ग्रुप ऑफ इनकम्स हैं जिसमें ये फॉल करती है।
सैलरीड पर्सन के लिए। तो ये 2021 के रेट्स हैं कि अगर 6 लाख तक आपकी जो एनुअल सैलरी इन पर्सन की टैक्सेबल इनकम है, ये याद रहे कि सैलरीड पर्सन वो होता है जिसकी 75% से ज़्यादा इनकम जो है वो टैक्स इसकी वो सैलरी से आ रही हो। बाकी सोर्सेज जो है वो 25% से कम हो, इनके मिनिमम 76% जो है वो उसकी सैलरी इनकम से सारा पार्ट बना हो। तो पहला जो है वो तो 6 लाख तक एग्जाम्प्ट हो गया 0%। फिर उसके बाद 6 से 12 लाख जो है उसके ऊपर 5% ऑफ द अमाउंट अबव 6 लाख आ रहा है, यानी कि 6 लाख से ऊपर जो ही आमदनी जाएगी वो बेशक 1 रुपया क्यों ना हो, तो उसका 5% जो है वो आपने जो है वो टैक्स का पे करना होगा। इसी तरह से 12 से 18 लाख में फिर 30,000 की बेसिक वो कैलकुलेशन डाल दी उसने, क्योंकि 3 स्लैब से ऊपर जो 6 लाख से ऊपर आएगा ना डिफरेंस, तो वो सारी डाल के उसने 30,000 बनाया। और जो 12 लाख से ऊपर होगा वो 18 लाख तक का जो स्लैब है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 10% उसका भी ऐड होगा। इसी तरह से जो आगे है वो 15% की स्लैब है, पिछला कवर अप करके उसने एक ही राउंड कर दिया 90,000 का। फिर चौथी स्लैब या 5वीं स्लैब में पहुंचते हुए उसने बाकी वाला जो पिछला होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। और इसी तरह से आगे जो है वो उसने एग्जेम्पशन की जो है स्लैब्स हैं वो बनाई हुई हैं टैक्स की। तो अब हमने इसको देखने का हमारा केस जो है वो क्या कहता है और हम किस में फॉल करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो 19,59,500 है ये बेसिकली स्लैब नंबर 4 में फॉल कर रहा है। ठीक है जी, ये चेक करें ज़रा, ये यहाँ पे आया जी 18 से 25 वाला, क्योंकि 19 लाख की रेंज है ना, तो 90,000 और प्लस उसमें 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। तो 18 लाख से ऊपर क्योंकि 1,59,500 है उसका 15% हो जाएगा, और पिछला जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे 90,000। तो ये है 1,13,925 रुपये। यहाँ के बाद ये स्टेप एक्चुअली ये होना था, डिडक्शंस की तरफ जाना था या बाकी एडजस्टमेंट करके ये आना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि एक और चीज़ जो दी गई थी वो टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, तो जब किसी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर दी गई हो तो ये जो ग्रॉसिंग अप करनी होती है इसको आपने लाजमी देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर एक टैक्स बनेगा, ये सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पर बनेगा, ये जहन में रखना है आपने। और जो इनकम फ्रॉम सैलरी आई है उसके ऊपर जो टैक्स बना है उसको आपने एक दफ़ा रिवर्स करना है और टैक्स से ग्रॉस अप करना है कि ये टोटल इनकम कितनी थी। तो अगर हम उस इनकम का ग्रॉसिंग अप करें, जो कि ये फार्मूला है कि ग्रॉस टैक्स मीन्स कि जो आपका ये टैक्स है मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। अब रेट जो है वो हमारा क्योंकि 15% लगा है तो 100 माइनस 15% ये 85 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 85। और फिर जब हम इसको 100% हमारी जो है वो लायबिलिटी, क्योंकि टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर है तो वो टैक्स ये वाला टैक्स है जो पे हुआ है, तो हम इसको भी एज अ फैसिलिटी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो लायबिलिटी थी वो तो थी एम्प्लॉई की, लेकिन इस एम्प्लॉई की लायबिलिटी को भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो उस सूरत में ये जो टैक्स कैलकुलेट हो के आया ये भी आपका टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो आपकी बिफोर ग्रॉसिंग अप जिस पर पहला टैक्स आया था वो, और जो ग्रॉसिंग अप करके आपका जो टैक्स आया है जिसको हम टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कह रहे हैं। ठीक है, इसको आपने गौर से देखना। और ये वाली जो लायबिलिटी है ये ऐड होकर हमारी टोटल जो इनकम है दोबारा से हमारा बनेगा, और इसके ऊपर फिर हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा टैक्स है, यानी कि टैक्स जो बनता था वो भी क्योंकि एम्प्लॉयर ने दे दिया, और उसको एज अ अलाउंस कह लें, एज अ फैसिलिटी कह लें, वो भी हमने टैक्सेबल किया, और उसको ऐड करके जो हमारा टोटल इनकम बनी अब टैक्सेबल वो 20,93,529 रुपये बन गई। अब फिर अगेन हम स्लैब में गए तो फिर देखा कि ये तो अभी तक 18 से 25 की रेंज में ही है, 20 लाख है ना, तो 18 से 25 वही स्लैब नंबर 4 ही आ रहा है। तो उसको हमने फिर दोबारा अप्लाई किया कि 90,000 प्लस 15% ऑफ अबव 18 लाख, तो 90,000 फिर आया। और फिर हमने जो 4 लाख रुपए ऊपर था 18 लाख से 2 लाख रुपए,
तो उसको हमने 2,93,529 का 44,029 निकाले और फिर ये हमें पता चला कि ये 1,34,029 जो है ये जो जवाब है ये हमारा आ गया। अब हम इसको टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर को लेते हैं और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर जो है ये क्योंकि वही 100% है, ये अमाउंट गिवन नहीं है, ये याद रखें। ये हमने खुद ग्रासिंग अप करके कैलकुलेट की है। ये बहुत ही अहम स्टेप है, इसको आपने भूलना नहीं है। ये जब भी टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर आएगी तो फिर हम करेंगे। और उसके बाद फिर जब ये हमारी पूरी क्योंकि लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने दी थी तो यही सेम उठा के हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कि पूरे साल के अंदर जो जो टैक्स गवर्नमेंट को हमारे पहुंच चुके हैं उनको जो विद होल्डिंग की फॉर्म में पहुंचे हैं या वो एम्प्लॉयर ने डिडक्शन की है एट सोर्स या किसी भी फॉर्म में वो पहुंच चुके हैं, वो किसी भी तरह से पहुंचे हैं, उनको हमने माइनस करना है। तो एक तो हमारा एम्प्लॉयर वाला हो गया। इसका वैसे सैलरी का जो टैक्स होता है इसका सेक्शन 149 है जो डिडक्टेड एट सोर्स करके वो जमा कराया जाता है और विद होल्डिंग की स्टेटमेंट दी जाती है। बहरहाल वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, वो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट्स। परचेजिंग के ऊपर जो है वो अब तो वैसे भी बहुत सारी एग्जेम्पशंस ख़त्म भी हो गई हैं और विद होल्डिंग जो है वो बहुत सारी होती हैं। तो इसमें जो 0.5% है अमाउंट ऑफ टिकट्स जो कि एयर ट्रैवलिंग के ऊपर आप करते हैं तो वहाँ पे इसकी विद होल्डिंग लिए ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, तो ये भी आपने इसमें से माइनस करनी है क्योंकि ये आपने ड्यूरिंग द ईयर जब टिकट ख़रीदे थे उस वक्त इतना टैक्स आपने पे कर दिया। इसी तरह से मोटर व्हीकल का टैक्स होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इसमें से डिडक्टेड एट सोर्स हो चुकी होती हैं, आपने इनमें से एडजस्ट करनी है। वो सैलरी का टैक्स हो, टिकट्स के ऊपर हो, मोटर व्हीकल हो या इलेक्ट्रिसिटी पर हो या यूटिलिटी बिल्स पर हो, इनकम टैक्स किसी भी फॉर्म में आपका जहाँ पे डिडक्शन हो जाएगी वो आपने यहाँ से माइनस कर लेनी है, इसको डिडक्शन एट सोर्स में डाल देना है। तो इसमें देखें क्योंकि हमारी लायबिलिटी तो फुल थी और वो पेड भी थी तो यहाँ पे ऐड भी किया और लेस भी किया। तो एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि भाई एक दफ़ा ऐड कर रहे हैं और फिर लेस भी कर रहे हैं। तो ऐड इसलिए कर रहे हैं कि वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो दे रहा है और वो एज अ फैसिलिटी एक दफ़ा पार्ट ऑफ सैलरी बनेगी और उसको टोटल इनकम में शामिल करेंगे। और जो हम माइनस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर ने दे दिया, अब आपने दोबारा से एट द ईयर एंड नहीं देनी क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही वो एम्प्लॉयर ने डायरेक्शन की है साथ साथ और वो उसने जमा करा दी है। आपने जो है वो इसको पे नहीं करना, एडजस्ट करना है ज़रूर। और उसके बाद जो डोमेस्टिक एयर टिकट या बाकी जो विद होल्डिंग्स हैं वो भी आपने माइनस करनी थी, लेकिन क्योंकि आपकी लायबिलिटी ज़ीरो बन रही है तो जो आपने डोमेस्टिक टिकट ख़रीदे थे क्योंकि वो और इनकम थी नहीं और सैलरी सी लेनी थी तो इस वजह से सैलरी सी क्योंकि ख़रीदे थे तो सैलरी पर तो पहले ही टैक्स दे चुके थे। तो ये जो रिफंड है आपका ये बन जाएगा 3500 रुपये का जो आपने टिकट्स के ऊपर ख़रीदा। तो ये एक है इसका कॉन्सेप्ट। एक हम और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें बाकी चीज़ें भी देखेंगे। 1 बाय 1 जो है वो ग्रासिंग अप एक और तरह से भी होती है, वो उसमें कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर पे करता है। इसमें जो है ना ये आपने ध्यान में रखना है कि ये 100% टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। तो ये आपका क्वेश्चन का जो है आंसर है। थैंक यू।